सो हेलो दोस्तों, आज आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या होता है समरी वर्क एंड एनर्जी पे। ये तो बच्चों आपने देखा ही होगा, एनसीईआरटी में भी पीछे दे रखा है। और इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट पॉइंट होते हैं और ऐसे आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना। तो काफ़ी ईजी होने वाला है। ओके, और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा वर्क और एनर्जी पे, ठीक है। और कुछ सवाल कर लेंगे। एक्चुअली में तो ये चैप्टर ठीक है, ख़त्म हो गया है, बट कुछ सवाल भी करना ज़रूरी है, इसलिए आपको सवाल करवा देंगे आज, ठीक है। तो चलिए आपको बताता हूँ क्या होने वाला है इसमें। ओके, तो समरी दे रहे हैं आपको किसका, वर्क और एनर्जी का, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है, पहला देखिए पॉइंट्स, ये सब अपने आप से भी आप पढ़ सकते हैं बच्चों। वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क डन कब होता है, जब फोर्स अप्लाइड होता है और ऑब्जेक्ट मूव करता है फोर्स के डायरेक्शन में, ठीक है। पीछे भी इसका रीजन भी बता रखा है बच्चों, ठीक है ना। तो आपने पीछे नहीं देखा हो ना, तो इसको देख लीजिएगा, तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। वर्क इज कैलकुलेटेड एफ डॉट डी एस होता है ना बच्चों, एफ डॉट डी, तो डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कॉस ऑफ थीटा आ जाता है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, जूल होता है। एनर्जी कैपेसिटी टू वर्क होता है, मतलब एनर्जी किसे बोलते हैं, एनर्जी वर्क में अगर डिफरेंस आ गया तो कुछ नहीं है। एनर्जी क्या होगा, कैपेसिटी टू डू वर्क, उसका कितना कैपेसिटी है काम करने का, है ना बच्चों। और वर्क तो पता ही होगा, मतलब मैं कितना मैं काम कर पा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ तो वर्क हो गया। लेकिन हमारा जितना कैपेसिटी है काम करने का, मतलब मेरा कैपेसिटी है कि मैं 50% काम को कर सकता हूँ, तो वही मेरा एनर्जी हो गया बच्चों, है ना। इट एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम बी स्क्वायर, और एम यहाँ पे मास है, भी यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है, यहाँ पे हाइट एच है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एम मास है, ठीक है। और यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट दैट द वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब बोल रहा है कि वर्क डन बाय ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। किसी बॉडी पे वर्क डन होता है, ठीक है बच्चों, अगर कोई बॉडी है उस पर वर्क डन हो रहा है, तो उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही उसका वर्क डन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, यही वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने पीछे ही बताया था। ओके, तो आसान होने वाला है, ये सब चीज़ें तो आप खुद से भी देख सकते हैं। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखिए, कैपेसिटी टू डू वर्क तो एनर्जी हो गया, लेकिन रेट किस इस रफ्तार से, कितना तेजी से हम किसी काम को कर रहे हैं, वो हो जाता है पावर, ठीक है। पावर को वर्क डन पर यूनिट टाइम भी बोल देते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। यहाँ पे टाइम टी है, और ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है बच्चों। 1 वाट इक्वल टू, है ना, पावर वर्क को जूल में और टी को सेकंड में, ठीक है बच्चों। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वही कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, है ना। इट ओनली चेंजेस फॉर्म, ठीक है। एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सिस्टम है तो उसका टोटल एनर्जी जो होगा ना, वो कंजर्व होगा, वो कांस्टेंट होगा बच्चों, है ना। जोड़ेंगे तो उसको कांस्टेंट ही आएगा, पोटेंशियल और काइनेटिक को जोड़ेंगे तो कांस्टेंट टर्म ही आएगा। कल भी बताया था। तो एनर्जी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड क्या करता है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, जैसे ऊपर से गिर रहा है तो होता है ना, उसे उसी के बारे में ये बता रहा है। ओके, तो यहाँ पे और बोल रहा है केमिकल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बैटरी हो गया, है ना। मैकेनिकल सिस्टम में क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, देखिए। और यही कांस्टेंट होता है बच्चों, यही कांस्टेंट होता है। आई थिंक क्लियर होगा, आसान होने वाला है, ठीक है। देखिए कुछ कुछ सवाल है, आप नाइन्थ में बच्चों ना, नाइन्थ में कुछ ऐसा फिजिक्स हार्ड है नहीं ना, यहाँ पे क्या करना है, बेसिक चीज़ों को पढ़ के सवाल बन जाते हैं, ठीक है। अब अभी 11th में तो है नहीं कि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आता है, सोचना पड़ेगा। यहाँ सोचना नहीं है, डायरेक्टली सवाल बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे सवाल में क्या बोल रहा है कि फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड एक्सप्लेन इट्स टर्म, बस कुछ नहीं है। फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी अभी हम आपको बताया, होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। बोल रहा है कि इसमें टर्म्स को बताइए, टर्म्स क्या क्या है। तो एम हो जाता है मास ऑफ द बॉडी, उतना आप ले लीजिएगा। वी हो जाता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी तो पता ही है, के को काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं, है ना बच्चों। बहुत आसान है बच्चों। और क्या बोल रहा है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बोल रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो बताया आपको, वो क्या होता है, इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड and not to be destroyed, only can change
वन स्टेट टू अनदर स्टेट। यहाँ स्टेट मतलब वो राज्य वाज्य नहीं है जैसे मैं इस स्टेट में रहता हूँ वो नहीं है बच्चों। स्टेट मतलब कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चेंज करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है ना। स्टेट का मतलब वो है यहाँ राज्य मत समझिएगा, ठीक है। तो ऐसा मैंने छोटा सा दे दिया आपको यहाँ पे डिफिनेशन टाइप, ठीक है। तो ये खुद से लिख सकते हैं, है ना बच्चों। ओके, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ लिख के भी लाया हूँ ताकि आपको डायरेक्टली यहाँ पे टू द पॉइंट चीज़ें मिल पाए। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 एग्जाम्पल्स देना है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे हम क्या करते हैं, केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जैसे बैटरी को मोबाइल चार्ज होता है ना बच्चों, वैसे भी उसमें देख सकते हैं। या फिर घड़ी में जो बैटरी लगा हुआ है उससे क्या चलता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, है ना बच्चों। पोटेंशियल टू काइनेटिक, वाटर फ्लो फ्रॉम द डैम। डैम से देख सकते हैं, है ना। डैम से जब ऊपर पानी को रखा जाता है और ऊपर से जब पानी को छोड़ा जाता है तो उसमें वेलोसिटी, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। और उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लाइन में मतलब इलेक्ट्रिक में बदलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक आता है, टरबाइन नचता है ना, उससे हो जाता है। तो समझ सकते हैं आप, हमें एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। ये सब डेली लाइफ में आप देख सकते हैं, आसान सा है। जैसे आप मैकेनिकल, जैसे आप खाना खाते हैं तो वो आपने क्या लिया, वो अपने फूड एनर्जी लिया और उससे आपने कुछ काम किया तो आप मैकेनिकल काम किए, तो वही चेंज हो रहा है सब जगह। बहुत एग्जांपल है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। आखिरकार पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क होता क्या है? पॉजिटिव वर्क का मतलब है कि पॉजिटिव काम हुआ है, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा, है, बताया था ना। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस, ठीक है। एफ डॉट एस होता है ना बच्चों। एफ डॉट एस होता है तो क्या, यहाँ डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या आएगा, एफ एस कॉस ऑफ थीटा, यही तो आएगा बच्चों, एफ एस कॉस ऑफ थीटा आएगा। ओके, तो बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा ना, एफ और एस का, तो कॉस ऑफ 0 हो जाएगा, 0 डिग्री। तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा बच्चों, है ना। और नेगेटिव वर्क कब आएगा, नेगेटिव वर्क जब दोनों का अपोजिट डायरेक्शन हो, मतलब कॉस ऑफ 180 आ जाए, फोर्स इधर लग रहा हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा हो, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 180 डिग्री होता है एंगल, इसीलिए ये नेगेटिव वर्क डन हो जाता है, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, वही बोल रहा है। जैसे फ्रिक्शन का, स्लाइडिंग का देख सकते हैं, और पुशिंग का कार का हो तो पॉजिटिव में ही जाएगा, है ना। ये सब चीज़ें समझ सकते हैं आप। ओके, एक और है, वाई इज नो वर्क डन व्हेन अ पर्सन कैरिंग सूटकेस। ठीक है, एक बैग को कैरी कर रहा है हॉरिजेंटली द कांस्टेंट स्पीड। ओके बच्चों, कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, ठीक है। वही वेलोसिटी में सेम डायरेक्शन में, अगर लीनियर डायरेक्शन में जा रहा होगा तो वर्क डन क्या होगा, क्यों उसका वर्क डन 0 हो जाता है। जैसे कोई आदमी है बच्चों यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बैग लिया हुआ है और ऐसे करके ये चल रहा है बच्चों, इधर करके चल रहा है, ठीक है। तो इस बैग को क्या होगा, इस बैग पे जब ये चल रहा है इधर, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा ना बच्चों, वो भी इधर ही लग रहा होगा, इसी के साइड लग रहा होगा, इधर ही लग रहा होगा। हम इधर इसको ले जा रहे हैं तो हमारा बैग का वेलोसिटी तो इधर हो गया, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं। इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा, इस पे फोर्स तो, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है बच्चों। इधर भले ही हम लोग वेलोसिटी स्पीड से चल रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन नीचे जी लग रहा है ना, जी तो नीचे ही लगेगा ना। तो जी नीचे लग रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स भी क्या लग जाएगा, नीचे ही लग जाएगा, एम जी नीचे ही तो लगेगा, है ना बच्चों, एम जी नीचे ही तो लगेगा। और ये ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब कि फोर्स, देखिए इस बैग पे फोर्स नीचे लग रहा है और इसका वेलोसिटी इधर हो रहा है, और वेलोसिटी इधर हो रहा है और चल भी इधर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर ही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर ही हो रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री का हो गया। और जब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 बच्चों 0 होता है, तो वर्क डन हमारे पास 0 आ गया, है ना। ऐसे करने से हमारे पास इसीलिए काम नहीं होता है। भले ही आप लेकर चल रहे हैं तो आपको लग रहा है हम तो बहुत चले भाई, हम तो काम किए ही, बट काम एक्चुअली में फिजिक्स में नहीं हुआ, ठीक है, फिजिक्स में नहीं हुआ, क्योंकि उसमें 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। देखिए बोल रहा है इफ़ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं वेलोसिटी को ही बोल रहा होगा, 2 टाइम्स वेलोसिटी हो गया, तो हाउ डज इट काइनेटिक एनर्जी चेंजेस। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसी में क्या कर देंगे, भी को 2 भी कर देंगे, हाफ काइनेटिक एनर्जी न्यू, नया वाला क्या होगा, हाफ एम, भी को 2 भी कर दिया ना, भी को 2 भी कर दिया तो कितना हो जाएगा स्क्वायर।
तो 4 टाइम्स ऑफ हाफ mv² आ जाएगा, समझे आप। 4 टाइम्स आ रहा है तो मतलब 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स चेंज हो जाएगा उसका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, क्लियर होगा आई थिंक। चलिए देखते हैं और आगे क्या है। एक और सवाल मुझे यहाँ पे दिया गया है कि इतना केजी ऑफ वाटर है, मतलब कि मुझे मास दे दिया है वो 1000 केजी है। जो भी चीज़ आपको दिया हो ना वो आपको लिख लेना है। इतना केजी वाटर है और कितना हाइट तक उसको चढ़ाना है, लिफ्ट करना है, मतलब ऊपर ले जाना है। ये बच्चों इतना इसमें है ना, देखिए ये बच्चों पानी है, वाटर, इसको लिफ्ट करना है, ऊपर ले जाना है। कितना हाइट तक ले जाना है बच्चों? 10 मीटर तक ले जाना है, ठीक है। और कितना टाइम में ले जाना है? 10 सेकेंड में ले जाना है। देखिए ये सब चीज़ें लिख लीजिए, ठीक है। तो पावर कितना होगा, पावर का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। वो क्या होता है बच्चों? वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना, किस रेट से काम हो रहा है। तो पहले वर्क निकालना होगा, तो वर्क क्या हो जाएगा, पहले हमें वर्क निकालना होगा। तो वर्क क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपको देखना है। तो जैसे हमारे पास मास दिया हुआ है डिस्टेंस भी दिया हुआ है, वर्क डन होता है F.S, ठीक है, F.S। तो फोर्स इस पे कितना लग रहा होगा, इतना केजी का मास है तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा। नीचे को मैंने नेगेटिव लिया है बच्चों, नीचे के वैल्यू को मैंने नेगेटिव लिया, ऊपर के वैल्यू को मैंने क्या लिया, पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे करके आपको चलना होगा, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। रेफरेंस पॉइंट से लेके, इस पॉइंट से लेके, तो जी तो नीचे लग रहा है और ऊपर ले जा रहे हैं तो फोर्स तो ऊपर लग रहा है बच्चों, है ना, फोर्स तो ऊपर लग रहा है। तो फोर्स क्या होता है, वो हो जाता है m इंटू जी। लेकिन जी नेगेटिव होने के कारण माइनस का आएगा m इंटू जी, ठीक है। ऐसा समझ में बच्चों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया। कैसे बताया कि जी नीचे लग रहा है तो वो नेगेटिव होगा, एफ ऊपर लग रहा है तो पॉजिटिव होगा। लेकिन एफ क्या होता है, m इंटू जी होता है। मास तो पॉजिटिव है लेकिन जी नेगेटिव होने के कारण ओवरऑल नेगेटिव आ गया, ठीक है। एस डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ हो रहा है। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे ना। तो एस कितना है, 10 मीटर का है, तो 10 मीटर का आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक डॉट होता था, तो डॉट को हटाने के बाद क्या आता था, कॉस ऑफ एंगल, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। देखिए फोर्स भी ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा ऊपर ही हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री बच्चों। अब 0 डिग्री हो गया तो यहाँ पे तो कॉस ऑफ 0 लिखेंगे, तो कॉस ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है। तो समझे ना वो कैसे हट गया था बच्चों, ठीक है। तो देखिए वर्क डन क्या आ गया हमारे पास, एम कितना है, मास कितना है भाई, मास है 1000, जी का वैल्यू 9.8 लेना है, 9.8 इंटू 10, तो ऐसा कर देंगे। तो हमारे पास वर्क डन आ रहा है 98 पे 30। माइनस का अगर वर्क डन आ रहा है क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर ले जा रहे हैं, है ना। इतना जूल आ रहा है बच्चों, ठीक है, ठीक है, इतना जूल आ रहा है। तो पावर क्या हो जाएगा, अगर पावर का मैंने अगर मैग्नीट्यूड ले लिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है, तो वर्क डन कितना है बच्चों, माइनस का 98 पे 30 अपन टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है। तो ये काट देंगे तो मेरे पास पावर लगभग 9800 वाट आ जाएगा, ठीक है। इतना मेरे को पावर लगेगा बच्चों ऊपर चढ़ाने में पानी को, ठीक है। नेगेटिव से कंफ्यूज नहीं हो रहा है, वो नेगेटिव आपको साइन कन्वेंशन, साइन को बता रहा है ना यहाँ पे, कैसे एफ और एस के बीच का एंगल 180 या फिर 0, एफ और एस का बीच का एंगल 0 हो जा रहा है, इसलिए वो कॉस का टर्म हट जा रहा है बच्चों, ठीक है। लीजिए आप समझ लेंगे तो आसान लगेगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, ओके। यहाँ पे बोला जा रहा है सवाल में, पर्सन होल्ड्स डम्बल बंडल ऑफ हे ओवर हेड। अच्छा, कोई आदमी जो है बच्चों वो अपने सर पे कुछ चीज़ रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा करके रखा हुआ है 30 मिनट तक, 30 मिनट तक किसी चीज़ को उसने अपने सर पे रखा एंड गेट्स टायर्ड। धीरे धीरे तो थक ही जाएगा, आपको सर पे कुछ चीज़ लेके रखने के लिए बोल दिएगा तो आप लोग वहाँ पे थक जाइएगा, रखे रखे सामान को थक जाइएगा। ये भी थक गया, तो बोल रहा है कि हैज़ डन सम वर्क और नोट, क्या इसने कुछ काम किया या फिर काम ही नहीं किया, क्या इसने कुछ काम किया बच्चों। जब इसमें डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, एस का वैल्यू ही कुछ नहीं आया, तो वर्क तो होएगा नहीं, वर्क तो 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट चला ही नहीं तो वर्क कहाँ से आएगा, 0 हो जाएगा। इसमें जस्टिफाई और आंसर बोल रहा है, बिकॉज ऑफ नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं होने के कारण यहाँ पे वर्क भी नहीं हो रहा है, ठीक है। पीछे बताया था ऐसा एग्जाम्पल मैंने बच्चों,
एक और सॉल्व कर लेते हैं जो कि काफ़ी आसान है। बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंक दिया ऐसे करके, तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद फिर नीचे भी तो आएगा। मान लेते हैं ऐसे करके गया, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट हो गया यहाँ पे, तो कितना 30 मीटर पर सेकंड से मैंने फेंक दिया था ऊपर। ठीक है, तो कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज। अच्छा, ये मैक्सिमम हाइट बताना है, ये कितना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद क्या होता है, कहीं पे हो जाके एक माइक्रो सेकंड के लिए वो रुकता है, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 भी हुआ होगा, तभी तो नीचे वहाँ से आया होगा। और पता है मुझे नीचे तो ग्रेविटी लग रहा है, नीचे को नेगेटिव ले लेंगे और ऊपर चीज़ों को पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, तो मुझे बोल रहा है मैक्सिमम हाइट कितना होगा। ये भी तो लगता है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से आ जाएगा, है ना। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a/s, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2gh हो गया ना बच्चों, gh। देखिए वी स्क्वायर मतलब फाइनली तो 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू यू इनिशियल का 30 है, ऊपर जा रहा है ना बच्चों, ये 30 क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव, जो ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव, तो 30 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 जी किधर लग रहा है, नीचे, नीचे मतलब नेगेटिव, माइनस का जी इंटू एच। हाइट किधर है, यहाँ से हाइट तो ऊपर ही ले रहा है ना, ऊपर ले रहे हैं, हाइट को ऊपर हम मेजर कर रहे हैं, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर हम मेजर कर रहे हैं, इसलिए वो पॉजिटिव का ही आएगा, पॉजिटिव का एच आएगा। तो ठीक है, 30 का स्क्वायर इक्वल टू इधर आ जाएगा, तो 2 इंटू जी का वैल्यू 9.8 इंटू हाइट, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 अपॉन 2 इंटू 9.8, कुछ ऐसा आ रहा है बच्चों, इक्वल टू हाइट। तो इसको अगर आप सोल्व करके देखें कुछ चीज़ें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 450, हाइट का वैल्यू 450 बट्टा 9.8, कुछ ऐसा। इसको कैलकुलेट करके बताइएगा कमेंट में कितना आपका आया हाइट, इतना मीटर में आएगा। ठीक है बच्चों, काफ़ी इजी है, इसको आप कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना था। एक और सवाल कर लेते हैं जो कि काफ़ी आसान होने वाला है। 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अच्छा, अप्लाइड ऑन पुशिंग द 5 मीटर फॉरवर्ड। अच्छा, एक बॉक्स को पुश किया गया ना 50 न्यूटन फोर्स लगा के, तो फोर्स कितना मुझे लगाया गया 50 न्यूटन का। ठीक है, कितना मीटर वो मूव हुआ बच्चों, कितना डिस्टेंस मूव हुआ, 5 मीटर मूव हुआ आगे की तरफ, फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड लिखा हुआ है, फॉरवर्ड मूव हुआ बच्चों। ठीक है, तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन कितना होगा, फोर्स डॉट एस, मतलब कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा, तो फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जैसे ये बक्सा है ना बच्चों, बॉक्स, तो इस पे जब फोर्स लगाया जा रहा है ना एफ, तो ये मूव भी इधर ही कर रहा है, एस डिस्टेंस इधर ही मूव कर रहा है बच्चों, है ना। तो मतलब फोर्स का डायरेक्शन ऐसे ही और एस का डायरेक्शन भी ऐसे ही है, मतलब दोनों इन सेम डायरेक्शन, तो एंगल तो 0 डिग्री होगा, तो 0 cos ऑफ 0 1 हो जाता है, तो एफ और एस ही सिर्फ आ जाएगा। तो फोर्स से 50, ए से 5, तो 250 जूल का वर्क करना पड़ेगा, समझे, इतना काम करना पड़ेगा तभी वो बॉक्स चल पाएगा बच्चों, है ना। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। ओके, तो काफ़ी इजी था बच्चों, इसको करना उतना भारी है नहीं, आप लोग खुद से करिएगा इसको, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप खुद से कर पाएंगे। तो आगे देखेंगे अगला चैप्टर को, ठीक है, बाय।